हेलो, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, आदाब। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो लास्ट क्लास में जो है ज्योग्राफी में बायोलॉजी में जो है हम लोगों ने कई सारी चीज़ों को देखा। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे, पाचन ग्रंथि को पढ़ रहे थे, जिसमें जो है हम लोग ये माउथ वाले पार्ट्स का स्टडी कर रहे थे कि खाना सर्वप्रथम जो है हमारे मुंह में आता है। तो उन जो मुंह में आता है तो सबसे पहले कौन कौन सा प्रोसीजर हमारे मुख में ही हो जाता है, उन सबको जो है हम लोग जो है स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में जो है मैंने आपको कई सारा चीज़ बताया कि एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको बताया कि मुख गुहा होती है, ग्रास नली होती है, मुख गुहा होता है, ग्रास नली से मोइसोफेगस, स्टमक होता है, इसके बाद छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अलावा मैंने आपको बताया लीवर में गोल्जी ब्लैडर होता है, उसके बाद पैनक्रियाज। ये सारी चीज़ जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आज जो है हम लोग मुख गुहा को स्टडी कर रहे थे, जिसे इंग्लिश में बैकल कैविटी कहते हैं। और बैकल कैविटी के अंदर हमें तीन चीज पढ़ने थे। बैकल कैविटी के अंदर यानी कि ये वाला जो मुख गुहा है, इसके अंदर हमने आपको तीन चीज बताया, जिसमें एक जीव था जिसके बारे में मैंने बताया कि इसको अभी स्टडी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जीव से खाना पचने का कोई संबंध नहीं होता है। जीव खाना पचाने में थोड़ा भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो टेस्ट को पहचानने में काम करता है। ठीक है। जीव के बाद हमारे पास दो चीज बचा था, एक ग्लैंड जिसका क्लास हम लोग अभी करने वाले हैं, और दूसरा तीत बच गया था जो खाना पचाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने तीत के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी दी। तीत के चारों पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया। उसमें एक छोटा सा चीज छूट गया था, जैसे कि मैंने आपको चार पार्ट बताया कि सामने के जो दांत होते हैं, सामने के दांत जो होते हैं उसे हम ये इंसीजर कहते हैं। मैंने आपसे बताया था कि सामने के जो दांत होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे इंसीजर कहते हैं। इंसीजर जो होता है, इसके बाद मैंने आपको दूसरा बताया था जिसे हम केनाइन कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्री मोलर होते हैं, उसके बाद मोलर होते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक बात और बता दिया था यहाँ, फिर दो आपको प्री मोलर बताया था और तीन जो है मोलर बताया था। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि ये चार दांत जो है ये हमारे डायरेक्ट नोज के नीचे होता है, जिसे हम इंसीजर कहते हैं। तो इसे जो है नोज टीथ भी कहते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में नहीं बता पाया था, भूल गया था एक्चुअली में। और जो हमारा ये केनाइन वाला जो पार्ट होता है, इसे जो है केनाइन को जो है, ये केनाइन में थोड़ा सा आप अंदाजा लगाएंगे ये किसके नीचे आ रहा है, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ दोनों वाला जो है ये हमारे आंख के जस्ट नीचे आता है, ये दोनों टीथ। इसीलिए जो है इसे नोज टीथ के बाद इसे आई टीथ कहते हैं। और हमारा जो प्री मोलर वाला भाग है, प्री मोलर वाला जो है ये कौन सा टीथ कहलाएगा, तो ये चिक मने गाल वाला जो है चिक टीथ ये कहलाता है। और इसके बाद जो सबसे लास्ट जो है हमारा मोलर वाला टीथ, इसे हम ईयर वाला टीथ कहते हैं, ईयर टीथ। और कहीं कहीं पर या ईयर टीथ नहीं, कहीं कहीं क्या इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। तो चारों के जो है अलग अलग भी नाम है। तो जो सबसे सामने चार है ये हमारे जस्ट नोज के नीचे है इंसीजर, इसीलिए इंसीजर को नोज टीथ कहते हैं। उसके क्रेनाइन जो है ये हमारे ये जो मैंने आपको बताया था कि ये कुछ नुकीला दांत होता है जो जस्ट किसके नीचे, आंख के नीचे होने की वजह से इसे जो है आई टीथ भी कहते हैं। और इसके बाद जो प्री मोलर आता है, प्री मोलर हमारे गाल के नीचे है जस्ट, तो गाल के नीचे होने की वजह से इसे हम चिक टीथ कहते हैं। और जो लास्ट वाला जो मोलर टीथ है ये हमारे जस्ट कान के नीचे आता है, मोलर टीथ, जिसे हम अक्ल चौक कहते हैं, तो उसे विजडम टीथ भी कहते हैं और ईयर टीथ भी कहते हैं। ये जो है कुछ छूट गया था जो लास्ट क्लास में मैंने आपको नहीं बता पाया था। तो आज अब हम चलते हैं आगे। आज की जो स्टडी है हमारी लार ग्रंथि के बारे में पढ़नी है कि कौन कौन से लार जो है वो मुख में, हमारे मुंह गुहा में ही जो है प्रोसेस जो है कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेलेवरी ग्लैंड जो होता है इसी को हम हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं। और हमारे मुंह में जो है तीन तरह के ग्रंथि पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है इसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। इसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, जो सबसे बड़ा होता है। पैरोटिड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो हमारे मुख में सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है वो कुछ यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ग्लैंड एक्चुअली में करती क्या है, ये एक तरह से एंजाइम रिलीज करती है। एक तरह से क्या है, ये पूर्ण रूप से एंजाइम को ही रिलीज करने के लिए बनी होती है। और जब हम स्किन आपको बताएंगे, स्किन के बारे में बताएंगे, तो स्किन में हम आपको बताएंगे इसमें दो तरह के स्किन के लेयर होते हैं।
जो नीचे वाला लेयर होता है, निचला लेयर होता है, उसका नाम मैं आपको इसी क्लास में बता दूंगा कि इसके जो 2 लेयर हैं उसमें जो सबसे नीचे वाले लेयर होते हैं उसी में ये ग्लैंड पाया जाता है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ग्लैंड हमारे मुख में होता है और ये जो होता है क्या करता है, तो ये एक तरह से एंजाइम रिलीज करता है। इसका काम क्या होता है, एंजाइम रिलीज करने का इसका काम होता है। तो सबसे पहला ग्लैंड के बारे में आप लोग जानेंगे, जो इसे कहते हैं पैरोटीड ग्लैंड कहते हैं, पैरोटीड ग्लैंड कहते हैं। और पैरोटीड ग्लैंड के साथ आप क्या रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि पैरोटीड ग्लैंड जो होता है ये कैसा ग्लैंड होता है, ये सबसे बड़ा लार ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है हम उसको देखते हैं। पैरोटीड ग्लैंड जो है ये भी एंजाइम रिलीज करता है, और कभी कभी क्या होता है कि पैरोटीड ग्लैंड जो है ये विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाता है, मतलब किसी बैक्टीरिया द्वारा जो है ये पैरोटीड ग्लैंड जो है संक्रमित हो जाता है। संक्रमित कहने का मतलब है कि कोई बैक्टीरिया इसको इन्फेक्टेड कर देती है, जिसकी वजह से जो है ये फूल जाता है, और गल फुल्ली जैसी जो देहाती में बोली जाती है बीमारी, यानी कि गाल फूलने वाली बीमारी जो है हमें देखने को मिलती है पैरोटीड ग्लैंड के ही वजह से। अब दूसरा ग्लैंड जो है जिसे हम सबमेंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, सबमेंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटीड ग्लैंड के बाद दूसरी ग्लैंड जो आती है इसे हम कहते हैं सबमेंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, और तीसरी जो है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये ग्लैंड जो है तीनों ग्लैंड मुख में ही होती है, मुख में ही हमारी पाई जाती है। याद रखेंगे अभी हम मुख गुहा ही पढ़ रहे हैं जिसे हम बैकल कैविटी कहते हैं, हम अभी मुख गुहा वाले ही टॉपिक पे, यानी कि अभी हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, अभी हम ओइसोफेगस में भी, ग्रास नलिया में भी नहीं पहुंचे हैं। तो मुख गुहा में जो ग्रंथि होती है जिसे हम सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, उसमें 3 तरह के ग्लैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, पैरोटीड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपके मन में ये जरूर हो रहा होगा कि ये ग्लैंड कहाँ होते हैं एक्चुअली मुख में। तो मुख में जो होते हैं ये एक तरह से एक्सोक्रिनाइन है, बाह्य जो है बाह्य मतलब बाहर की तरफ होते हैं, जो स्किन में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं। स्किन के कौन से लेयर में पाए जाते हैं, तो स्किन का दूसरे लेयर में जो है हमें ये ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, और दूसरे लेयर को हम क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। हमारे बॉडी में 2 तरह के स्किन पाए जाते हैं, एक एपिडर्मिस होता है और एक डर्मिस होता है। एक्चुअली में जब आप गूगल करेंगे तो आपको 7 टाइप के जो है लेयर देखने को मिलता है, किसमें, हमारे स्किन में। तो स्किन में जो 7 होता है उसमें से 2 होता है पहले लेयर में और 5 होता है दूसरे लेयर में। तो दूसरा वाला जो लेयर होता है जिसमें 5 तरह के स्किन होते हैं उसमें क्या होता है, ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बता रहे थे आपको कि 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, पैरोटीड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड मिलकर पूरे एक कंप्लीट दिन में जो है 1.5 लीटर पानी का जो है रिसाव करते हैं। किसके लिए करते हैं, हमारे मुख में करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं कि तीनों का जो मतलब जो एंजाइम ये रिलीज करते हैं वो एंजाइम वर्क फंक्शन कैसे करता है, किस तरह से वर्क करता है। तो इनके द्वारा रिलीज किया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो 4 तरह का होता है। जो पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है डाइस्टेज और चौथा है म्यूलिन। ये चारों के अपने अपने काम है। जैसे कि जब हम कभी किसी खाना को खाते हैं तो हम लोग जनरली सिंपली पानी से हाथ धो लेते हैं, तो क्या उससे सारे बैक्टीरिया धुल जाते हैं? नहीं, पूरी तरह से जो बैक्टीरिया है वो नहीं धुलते हैं। तो पूरी तरह से बैक्टीरिया को धुलने के लिए हमें क्या करना, मतलब पूरी तरह से बैक्टीरिया नहीं धुलते हैं, चाहे हम कितना भी हाथ को साफ कर ले। या सम टाइम ऐसा भी होता है कि खाने में ही बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम साफ नहीं कर पाते हैं। अब जैसे आपको पेस्ट्रीज बना के दिया जाएगा, केक बना के दिया जाएगा, अब उसमें बैक्टीरिया है, यू डोंट नो अबाउट दैट बैक्टीरिया, आप उसको रिमूव भी नहीं कर सकते इतना इजीली। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे बॉडी में भगवान ने पहले से एक लाइसोसोम नाम की जो है एक एंजाइम जो है डाल दी है इस तीनों ग्लैंड के मदद से। ये लाइसोसोम क्या करता है कि जो हम खाना मुंह में पहले खाते हैं उसमें आने वाले कीटाणुओं को मार देता है। ये पूरे 100% कारगर नहीं होता है, ये पूरा 100% नहीं मारता है। इसीलिए जब हम यहाँ से खाना खाकर और यहाँ पहुँचेंगे, जिस दिन हम स्टमक के पास पहुँचेंगे तो मैं आपको स्टमक में बताऊंगा कि सबसे पहला जो स्टमक का पार्ट होता है उसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो बचे हुए बैक्टीरिया को मार देता है। लाइसोसोम के द्वारा मारे जाने के बाद वाला जो बैक्टीरिया खाना में बच जाता है उसको हमारे पेट का सबसे पहला भाग में HCl प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, उसको मार देता है।
तो हम वो आपको स्टमक में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे क्या कि लाइसोजाइम जो होता है वो पहला क्रिया हमारे मुंह में क्या करता है, कीटाणु को मार देता है। अगर हम कभी गंदे हाथ से भी खाना खा लेते हैं तो क्या करता है, वो कीटाणु को मार देता है। उसके बाद हम आते हैं टाइलिन और डाइस्टेज के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हम लाइसोसोम पे डिपेंड हो जाएं कि हम कुछ गंदे हाथ से खा लिए या गंदा खाना खा लिए और सोचेंगे लाइसोसोम तो उस बैक्टीरिया को मार देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो 100% कारगर नहीं होता है। कुछ बैक्टीरिया इसमें बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी खाने की भी आदत पड़ी होती है। हम एक मुंह में डालते हैं, फटाफट 2 बार चबाया और अंदर डाल दिया। हमें पता भी नहीं होता है कि खाना ठीक से जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा कि नहीं, उसमें कौन कौन से एंजाइम लगे और कौन से लगने रह गए, हम लोग क्या करते हैं, फट से खा लेते हैं। तो शरीर उतना ज्यादा टिपिकल नहीं होता, इतना ज्यादा सोचकर खाना नहीं खाया जा सकता, बस इसीलिए कुछ बैक्टीरिया उसमें रह जाते हैं। लाइसोसोम के बाद हम आते हैं टाइलिन, जो क्या करता है, सर्वाधिक मात्रा में जो है एंजाइम को रिलीज करता है। टाइलिन और डाइस्टेज दोनों का काम एक ही होता है। टाइलिन और डाइस्टेज का काम होता है मंड, यानी कि स्टार्च को शर्करा में बदलने के लिए। स्टार्च को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, स्टार्च को पचाने के लिए काम आता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है, हमारे खाना को चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा समझते हैं, एकदम लस। कहने का मतलब है जब आप खाना को मुंह में लेते हैं और काफी देर तक मुंह को चलाते रहेंगे और खाना को अंदर नहीं जाने देंगे, बस चबाते रहिए, वो खाना जो है ना, उसके बाद जब आप बाहर निकाल के हाथ में देखिएगा तो वो एकदम चिपचिपा सा बन जाएगा। आपको देख के ही लग जाएगा कि वो खाना जो है मुंह से ही निकला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो म्यूलिन नाम की जो हमारी एंजाइम है वो उस खाने में मिल जाती है, जो खाना को कैसा बना देती है, चिपचिप बना देती है, लस बना देती है। तो ये लस क्यों बनाती है, इसके पीछे भी एक लॉजिकल रीजन है। यहाँ पे खाना को इतना स्लिपरी बना दिया जाता है, लस बना दिया जाता है। पहले बैक्टीरिया मार दिया जाता है, मंड का पचना यहीं से शुरू हो जाता है। आप देख लीजिए, मंड जो होता है, स्टार्च जो होता है, उसका पचना हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद जो म्यूलिन होता है, म्यूलिन उस खाने को चिपचिपा बना देती है ताकि ओइसोफेगस में जो क्रमाणुकुंचन तरीके से गति होगा, आराम से ऐसे फिसलेगा और खाना में अगर ऐसा कुछ चिपचिपा लगा होगा तो बड़ी आसानी से जो है वो स्टमक तक पहुंच जाएगी। इसीलिए जो है उसमें म्यूलिन की मात्रा मिला दी जाती है, म्यूलिन लगा दिया जाता है ताकि बहुत ही आसानी तरीके से क्या हो, खाना जो है मुख गुहा से ग्रास नली की ओर, यानी कि बैकल कैविटी से ओइसोफेगस की तरफ जो है बढ़ सके। तो होप आपको ये ग्लैंड जो थे, जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड हमारे मुख में थे, मुंह में थे, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि इन तीनों ग्लैंड्स के पढ़ने के बाद जो हमें पढ़ना है वो है ओइसोफेगस को हमें पढ़ना है। तो ओइसोफेगस में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ओइसोफेगस में किसी भी तरह का जो है पाचन क्रिया नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें हम आपको यहीं पे बता देते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है। ये एक्चुअली में जो है एक हेल्दी में, मतलब एक नॉर्मल मानव में 15 सेंटीमीटर का होता है। कितने? ये 15 सेंटीमीटर का होता है। और दूसरा बात हमें ये याद रखना है कि ये किसी भी तरीके का जो है मतलब डाइजेशन नहीं करता, ये पाचन में बिल्कुल भी कोई सहायता नहीं करता है। इसका क्या काम है, वर्क और फंक्शन आप अभी तक समझ गए होंगे। ये 15 सेंटीमीटर का अकॉर्डिंग टू ग्रोथ ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है, ग्रोथ ऑफ बॉडी भी देखा जाता है, मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर का होता है। कुछ लोग ज्यादा लंबे हो जाते हैं, कुछ लोग का ये वाला पोर्शन जो हमारा बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा लंबा हो जाता है, पैर ज्यादा लंबा हो जाते हैं, मतलब बॉडी के वो ग्रोथ के भी हिसाब से कभी कभी डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है 15 सेंटीमीटर का ओइसोफेगस यानी कि ग्रास नली हमारी जो है वो होती है। तो हम ग्लैंड के बाद जो है ग्रास नली को भी अभी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो ग्रास नली में हमने देखा कि ये 15 सेंटीमीटर का है। दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि ये डाइजेशन में कोई भी प्रोसेस नहीं करता है। ये जो है डाइजेशन में जो है कोई भी काम नहीं करता है। ये क्या करता है, ये हमारे मुख गुहा में आए हुए खाना को क्या करता है, स्टमक तक पहुंचाने के लिए जो है क्रिया करती है। और ये किस तरह की क्रिया करती है, ये मैं आपको पहली क्लास से बता रहा हूं। ये क्रमाणुकुंचन जो है ये क्रिया करती है। यानी कि ये आप जो है सांप वगैरह को चलते देखा होगा, या फिर अर्थवॉर्म्स जो होते हैं उसको आपने चलते देखा होगा। तो वो जिस तरह से चलते हैं वो उसी तरह से खाना को जो है ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करके पुश कर देता है खाना को, ताकि खाना बहुत ही आसानी तरीके से जो है स्टमक तक चले आने में कोई दिक्कत नहीं हो। सम टाइम आपने देखा हो कि कभी कभी आप जो है खाना अटक जाता है, यहाँ पे आप सड़क जाते हैं तो आपको पानी पीना पड़ता है ताकि क्या हो, बहुत ही आसानी से यहाँ तक चले आए। इसमें जबकि म्यूलिन जो होता है, म्यूलिन इसमें सबसे ज्यादा मदद करता है, जो आसानी से तरीके से क्या करता है, ग्रास नली में फिसल जाता है।
तो इतनी बात जो है आपको समझ में आई होगी। ग्रास नली को इंग्लिश में ओइसोफेगस बोलते हैं। इसी ग्रास नली को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस बोलते हैं। लार ग्रंथि मैंने आपको बता दिया, जिसे सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। तो इसके साथ जो है हमारे स्टमक में अब जो है हमारा अगला स्टडी जो होगा वो स्टमक का होगा, क्योंकि हमने जो है ग्रास नली खत्म कर दिया, ओइसोफेगस खत्म कर दिया। अब जो थर्ड पॉइंट हमारे सामने आता है वो स्टमक आता है। तो अब जो है हम लोग स्टमक को देखेंगे। तो हम स्टमक में जो है स्टमक की बात करें तो स्टमक में हमें 3 पार्ट देखने हैं। स्टमक जो होता है उसके हमें 3 पार्ट, स्टमक में हमें 3 पार्ट देखने हैं। क्यों? क्योंकि स्टमक जो होता है वो 3 पार्ट में ही बटा होता है। हमारा जो स्टमक होता है वो 3 पार्टों में ही बटा होता है। स्टमक में 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हमें छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन देखने हैं। तो जो हमारा स्टमक होता है वो 3 पार्ट में होता है, जिसमें पहले जो होते हैं उसे हम कार्डियक, दूसरे को फंडिंग और तीसरे को पाइलोरिक कहते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है इसे हम कार्डियक कहते हैं, इसे हम कार्डियक कहते हैं, इसे कार्डियक कहते हैं। दूसरे वाले को फंडिंग कहते हैं, तीसरे को पाइलोरिक कहते हैं। पहले वाले को कार्डियक, दूसरे वाले को फंडिंग, तीसरे वाले को पाइलोरिक कहते हैं। हमारा स्टमक जो होता है वो 3 पार्ट में होता है। हमारा स्टमक 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले आप नाम जानेंगे कि पहले वाले को कार्डियक, दूसरे को फंडिंग और तीसरे को पाइलोरिक कहते हैं। तो कार्डियक वाला जो भाग होता है इसी वाले भाग में जो है हमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? HCl जो है हमें देखने को मिलता है। HCl क्या होता है? इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो क्या करता है, जब कोई खाना मुख गुहा से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए स्टमक में पहुंचती है तो उसको क्या करता है, HCl पूरी तरह से क्या करता है, उस खाना को अपने एसिड में जो है HCl में जो है पूरी तरह से भिंगा देता है। कहाँ पे? कार्डियक में, ताकि खाना में जो भी बैक्टीरिया हो वो मारा जाए और खाना को बहुत ही आसानी से पचाया जा सके। इसीलिए जो है पूरे खाना को HCl में क्या कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात हमें याद रखनी है कि क्या होता है इसमें HCl जो होता है ये भोजन को अम्लीय बना देता है। अम्लीय का मतलब ही होता है एसिडिक। हम बार बार बोल रहे हैं कि HCl क्या है। ये HCl जो होता है इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये बहुत ही क्या होता है, जलनशील होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर हम आपके खुले चमड़े पे ये HCl लाकर डाल दें तो इतना दूर का चमड़ा आपका जल जाएगा। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब आपके मन में ये ख्याल उठेगा कि सर अगर ये इतना ज्यादा जलनशील है और इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि अगर हम हाथ पे डालें, खुले स्किन पे डालें तो जल जाएगा, तो फिर हमारे पेट में कैसे है? तो हमारे पेट में भगवान ने एक लेयर बना दिया, किससे? HCl से बचने के लिए, जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पेट में HCl से बचने के लिए कौन सी लेयर बिछाई गई है, क्योंकि HCl इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हानिकारक है कि अगर हमारे बॉडी पे इस तरह से पड़ गया तो इतना दूर का स्किन जल जाएगा, हो सकता है हाथ जल जाए, गूदा जल जाए, यहाँ का जो मसल्स है वो जल जाए, इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो क्या होता है, उसके लिए हमारे बॉडी में एक म्यूकोसा नाम का लेयर चढ़ाया जाता है जो क्या करता है, HCl से हमारे बॉडी को जलने से बचाता है। इंटरनल रूप से वो चढ़ाया गया रहता है म्यूकोसा। हमारे बाहर शरीर में नहीं, अंदर शरीर में लगाया जाता है। बाहर हम आज भी HCl डाल के देखें तो पता चला कि इतना दूर जो है जल जाएगा। इतनी बात को आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, पहला जो कार्डियक है, कार्डियक में क्या होता है, HCl जो क्या करता है, खाना के कीटाणुओं को मार देता है। ये बात आपको समझ में आया होगा कि खाना के कीटाणुओं को मार देता है। ठीक है। इसके बाद हम क्या देख रहे थे कि HCl जो है इसके बाद क्या करता है, तो कीटाणुओं को मारने के बाद, अगर हाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि एसिडिटी जो हमें होती है, गैस जो बनता है, उसमें आपने कभी देखा होगा कि बहुत जब वो इसे ढेकार टाइप का और ये कुछ गैस जो हमारे मुख से बाहर आता है तो बहुत ही ज़्यादा जलनशील महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है हमारा ये ग्रास नली में मतलब पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है।
तो वो जलन किसकी वजह से होता है, और बहुत ही अजीब टाइप का जो है हमें ढेकार जो है हमें आता है, वो किसकी वजह से, HCl की वजह से जो है जलने जैसा ढेकार हमें अपने बॉडी में महसूस होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, इनो। अब ये इनो क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट करके उसे बेस बना देता है, एसिड से क्या बना देता है, उसे बेस बना देता है, क्षारीय बना देता है। इनो पीते हैं 3 सेकंड में और काम कर जाता है। क्यों काम कर जाता है, तो HCl एक एसिड है और इनो एक बेस है। अब ये हम केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ाते तो जरूर बताते हैं कि HCl किस तरह से बेस के साथ मिलकर और कौन सा रिएक्शन करता है और क्या बनाता है। बस आप अभी यही याद रखेंगे कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको इनो यानी कि इनो में एक बेस पाया जाता है, क्षार पाया जाता है, जो एसिड के साथ मिला देता है और न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमको जो वो गंदा ढेकार और जलनशील जो ढेकार आता है वो रुक जाता है। तो आज हम बस यहीं तक तैयारी करेंगे। हम पेट में देखें कि 3 तरह के जो है स्टमक, जिसे हम हिंदी में स्टमक और इंग्लिश में स्टमक और हिंदी में अमाशय कहते हैं। तो अमाशय के 3 पार्ट को हम लोगों ने देखा, कार्डियक, फंडिंग, पाइलोरिक, जिसमें से कार्डियक को हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि कार्डियक में HCl पाया जाता है। HCl एक ज्वलनशील एसिड होता है, ये हमारे बॉडी में पड़ गया बाहर से तो जल जाएंगे। इससे बचने के लिए पेट में म्यूकोसा होता है। और कार्डियक में होता क्या है, तो खाना को जो है अगर उस खाने में किसी भी तरह की बैक्टीरिया है तो उसको मारने के लिए HCl का काम होता है, और वो खाना को क्या करता है, पूरी तरह से अम्लीय बना देता है, एसिडिक बना देता है। तभी वो खाना अगर नहीं पच रहा होता है तो हमको जो ढेकार आता है वो बहुत ही ज्यादा जलनशील, जलता हुआ, गला जलने लग जाता है। वैसा वाला प्रभाव हमें HCl का देखने को बॉडी में मिलता है। आप ये याद रखेंगे कि म्यूकोसा जो है, म्यूकोसा हमारे बॉडी को जलने से बचा कर रखता है HCl से। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनो एक बेस है, और HCl का जब भी हमें गंदा ढेकार होने लगता है, जलन देने लगता है, तो हम HCl ये बेस इनो पी लेते हैं। इनो क्या करता है, एसिडिक नेचर को बेस में बदल देता है और हम ठीक हो जाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सैलिवरी ग्लैंड पढ़ा, ओइसोफेगस पढ़ा और स्टमक का पहला पार्ट कार्डियक को पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है फंडिंग, पाइलोरिक और इसके नीचे आने वाले स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और किस तरह से लीवर में ये गोल्गी बॉडी काम करती है, और पेनक्रियाज का क्या प्रोसेस होता है खाने पचाने में, ये अगले 2-3 क्लास में सारे पॉइंट्स को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही आप लोगों के लिए। अगर आपको चीजें पसंद आ रही है, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका और नॉलेज आपके लिए यूजफुल हो रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बाकी लोगों को भी वीडियो दिखाएं और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।